नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024 में हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली की सीमाओं पर संग्राम छिड़ा है। अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में दाखिल होने की जिद पर आमादा हैं। किसानों का यह हंगामा, यह गुस्सा और मांगों में कुछ सियासी चेहरों को बड़ी उम्मीदें नजर आने लगी हैं। विपक्षी पार्टियों का साम दाम दंड भेद, यह सारी नीति जब नाकामयाब रही तो अब किसानों का कंधा उन्हें मजबूत नजर आने लगा है। किसानों का जारी संग्राम उन्हें मौका मौका दिखाई दे रहा है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनके तरकश के तीर भले ही निशाने को नहीं भेद पाए, लेकिन किसानों का यह गुस्सा उन्हें आने वाली लोकसभा चुनाव में दिल्ली की कुर्सी दे सकता है। आज जैसे ही किसानों का संग्राम उग्र हुआ, राहुल गांधी ने दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर अंबिकापुर से ऐलान कर दिया कि अगर सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की चुनौती दे डाली। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से वृंदा करात सामने आई और किसानों से वादा खिलाफी को मोदी सरकार की असली गारंटी बता दिया। जब मौका केंद्र सरकार को घेरने का हो तो हैदराबाद में बैठे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते। ओवैसी ने मोदी सरकार को टाइम पास सरकार बताया। अब सवाल है कि किसानों के आंदोलन से मोदी के सारे विरोधी इतने उत्साहित क्यों हैं। सवाल यह है कि हर नए मुद्दे के सामने आते ही विपक्ष को उसमें एक हथियार क्यों दिखने लगता है। क्या विपक्ष को भरोसा है कि जो काम वो नहीं कर पाए वो चंद किसानों का यह आंदोलन कर देगा और चुनावों से पहले मोदी को कमजोर भी कर देगा। आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए किसानों के संग्राम पर बड़े सियासी बयान। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए, कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है? अब आप ऐसा रोक रहे हैं ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। सब जगह जाओ मोदी सरकार की गारंटी, रोज अखबार पढ़ो, मोदी सरकार की गारंटी। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में। किसानों ने सड़कों पर उतर के ये स्पष्ट किया मोदी सरकार की गारंटी, वायदे को कैसे तोड़ा जाए ये हम जानते हैं। ये है मोदी सरकार की गारंटी, स्पष्ट है। किसानों ने कहा कि भाई 2 साल पहले आपने कहा आप एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, आपने कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करेंगे। स्वामीनाथ जी को तो आपने भारत रत्न दे दिया, लेकिन किसान सड़क पर। तो नेताओं की बातें आपने सुनी। पहले इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है हम आपको सीधे शंभू बॉर्डर लेकर चलते हैं। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, सुबह से यहां पर संग्राम छिड़ा है। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी सुबह से वहां आंसू गैस के बीच से आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त के हालात बताइए पुनीत।
देखिए सौरभ, ठीक मेरे पीछे मैं थोड़ा दूर आ गया हूं और आप यहां से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो आपको अभी भी यहां पर फोग जो है वो नजर आएगी। ये जो फोग है, ये सारा जो आंसू गैस के गोले, जो टीयर गैस सुबह से वहां पर चलाए जा रहे हैं और अभी भी लगातार वहां पर टीयर गैस जो है वो लगातार वहां पे फायर जो है वो हो रहा है। भीड़ आप देख सकते हैं वहां पर कि किसानों की किस कदर भीड़ वहां पर लगी हुई है। ये तमाम किसान जो हैं ये आगे बढ़ने के लिए आतुर हैं। बीच में उन्होंने जेसीबी मशीन भी मंगाई। जेसीबी मशीन के सहारे पुल से ना जाकर उन्होंने घग्गर जो नदी है वहां से दूसरे रास्ते से मिट्टी डालकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां भी तैनात थे। वहां पर भी उन्होंने आंसू गैस के जो है टीयर गैस से फायरिंग की, जिससे चलते मैं यही पूछ रहा था आपसे पुनीत, पहले आज दिन भर तो जो था सारा एक्शन वो एक पुल के ऊपर और हाईवे के ऊपर था, अब ये इन्होंने रास्ता बदल लिया है क्या अपना? नहीं, ये अलग अलग सौरभ जो है ये अलग अलग रूट से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हरियाणा में घुसा जाए। कोशिश जो है वो यही है कि किसी तरह से हरियाणा में घुसा जाए, लेकिन हर जगह पर पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं उनके जवान जो है वो तैनात हैं। जहां से भी कोशिश की जाती है, पुल पर तो लगातार जमावड़ा बना हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं वहां पर आपको लाइटिंग नजर आएगी। जो ये लाइटिंग है पुल के ऊपर, ये फायर की लाइटिंग है। ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये स्मोक अभी भी वहां पर है। ये लगातार फायर जो है वहां पर हो रहे हैं। किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फायर इतना ज्यादा है वहां पर, जो टीयर गैस है वो इतने ज्यादा वहां पर छोड़े जा रहे हैं कि किसान जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हालांकि वो सुबह जो उन्होंने 2-3 स्लैब जो थे वो निकाले जरूर थे, लेकिन वो स्लैब थे जिन्हें कल शाम को टेम्परेरी बेस पे रखा गया था। उसके आगे तो पूरा पक्का कंक्रीट का जो है पूरा जो है उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि हरियाणा के अंदर किसी भी कीमत पर किसान नहीं जो है वो घुसने चाहिए। और वो जो मेन चुनौती है किसानों की कि वो जो कंक्रीट का पक्का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसे कैसे तोड़ा गया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये फायर वहां पे लगातार हो रहा है और स्मोक जो है जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं जो टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं उन्हीं का ये स्मोक है। और वहां से जब रास्ता नहीं बना तो अल्टरनेट रास्ता जो है किसान उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी उनको सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही है। और लगातार क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, सुबह से लगभग ऐसी ही सिचुएशन जो है ये शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है। किसान आगे बढ़ते हैं, टीयर गैस से फायर होता है, किसान पीछे हट जाते हैं, फिर ट्रैक्टर लेके आगे जाते हैं। अलग अलग उन्होंने अपने साथ जो सामान भी लेकर आए थे, साथ जो सामान चाहे वो मास्क हो चाहे वो हेलमेट हो, हर तरह के वो सामान लेकर आए, लेकिन कहीं तरह से अब ये बताइए पुनीत कि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, जो आपने बताया 7 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस ने कर रखी है वहां पर, वो बैरिकेडिंग इंटैक्ट है? वो बैरिकेडिंग लग रहा है कि कामयाब है इन लोगों को रोक पाने में? बिल्कुल, अभी तक तो सौरभ जो है यही लग रहा है कि ये बैरिंग बिल्कुल जो है इन लोगों को रोक पाने के लिए अभी तक बिल्कुल सफल सिद्ध हुई है। जो बैरिकेड सुबह हटाए गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि 7 लेयर की वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। जो पहली जो लेयर बनाई गई थी ये कल दोपहर को इन्होंने बकायदा जो थे स्लैब रख के बनाए गए थे और उसके ऊपर कोई कंक्रीट का ऐसा प्लास्टर वगैरह या कुछ ऐसा नहीं था, वो टेम्परेरी रखे गए थे, जिन्हें ट्रैक्टर के से चेन के माध्यम से उन्होंने उसको खींचा और हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है कि कंक्रीट के जो पक्का जो वहां पर जो स्ट्रक्चर था उसको तैयार किया गया है उसको कैसे तोड़ा जाए। और उसी के पीछे ही तमाम जो सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स है, हरियाणा पुलिस के जवान है, वो उसी बैरिकेडिंग के पीछे है और वहीं से लगातार जो है वो फायरिंग हो रही है। और जब किसान सुबह जो है कुछ आगे बढ़े थे सुबह और उसके बाद उनके ऊपर कलरफुल पानी छोड़ा गया, किसानों का यह कहना था कि जैसे वो पानी उनके ऊपर गिरा तो उनके पूरे शरीर में मिर्ची लगने लगी और उसके बाद वो फिर बैक हो गए। तो हर तरह के जो साजो सामान जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर पाए। अब बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, देखिए दिन ढल रहा है, अब दिन भर में तो जब रोशनी में हमने देखा सीधी टक्कर हो रही थी किसानों और पुलिस के बीच में, अब जब अंधेरा होने जा रहा है तो आपको क्या लग रहा है, किसान पीछे हटेंगे या डटे रहेंगे? देखिए, किसान जो है वो वहीं पर डटे हुए हैं। पुल के ऊपर काफी किलोमीटर लंबा जो है वो ट्रैक्टर्स वहां पर खड़े हैं। अगर मैं यहां से आपको वो एक तस्वीर वो दिखा रहा हूं और दूसरी तस्वीर में आपको यहां से दिखाऊं तो आपको यहां पर पुल के ऊपर जो है वो ट्रैक्टर ट्रालीज नजर आएंगी। आप सोच सकते हैं कि ये कितना किलोमीटर लंबा जो है ट्रैक्टर ट्राली जो है वो यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। और सुबह 10:30 बजे के करीब जो थे किसान फतेहगढ़ साहिब से चले थे। फतेहगढ़ साहिब से किसान जब चले तो महज जो है वो 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद से सिचुएशन जो है जस की तस यहाँ पर पहुंची हुई है। 11:30 बजे से लेकर अब तक एक कदम भी किसान जो है वो हरियाणा की तरफ नहीं बढ़ा पाए हैं और यहाँ पर लगातार जो है टीयर गैस जो है अभी भी फायर हो रहे हैं। ठीक है पुनीत, शुक्रिया आपका। पुनीत ने बताया, देखिए अभी तक सुबह से लेकर अब तक तो पुलिस कामयाब रही है इन प्रदर्शनकारी किसानों को वहीं पर रोक पाने में। जहां उसने बैरिकेड लगाए हैं तो पुलिस का अभी तक का जो भी बंदोबस्त था वो तो कामयाब है।
कोशिश बहुत हुई किसानों की तरफ से, बैरिकेड तोड़ दिया जाए, बैरिकेड खींचकर हटा दिया जाए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो रोकने का जो बंदोबस्त था वो इंटैक्ट है, वो वहीं पर है। लेकिन क्या अभी और किसान उग्र नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रशासन की तरफ से क्या और सख्ती नहीं की जाएगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत संभल कर आगे देखना होगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमनीक मान जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चौधरी रामकुमार वालिया जी हैं, प्रेसिडेंट इंडियन किसान यूनियन। चौधरी साहब, आपका बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोहन जी, आपका स्वागत है। और विक्रमजीत सिंह पासी आम आदमी पार्टी से हमारे गेस्ट हैं आज। पासी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी आपसे। अब सवाल यह है कि ये किसान अचानक क्यों आकर खड़े हुए, क्यों एक बार फिर दिल्ली की ओर आना चाह रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर घेरना चाह रहे हैं? सरकार से इनकी बातचीत चल रही थी। ऐसा तो नहीं कि इनके ये तो किसान है, लेकिन इन किसान नेताओं के पीछे कोई और नेता हैं? सौरभ जी, मुझे लगता था कि कम से कम आज तो आप भाजपा से सवाल पूछेंगे, जो आपने स्टार्टिंग का अपना पूरा नरेट किया कि चंद किसान भाजपा के जो सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं, कोई उनके पीछे है। मुझे लगता है सौरभ जी, कई बार जो मुख्य मुद्दे होते हैं, हमारा फर्ज बनता है भारतीय नागरिक होने के नाते, एक बार हम पॉलिटिक्स छोड़ दें, आप भूल जाएं पत्रकार है, कि जब किसान बेचारे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बाहर आ रहे हैं, तो उनके पीछे उनके मुद्दे हैं, उसमें राजनीति की बात नहीं है। ये वही किसान है कि वहां जो बैठे थे बॉर्डर पे, 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब सरकार ने तब तो उनकी आंखें नहीं खुली। उसके बाद चुनाव आया पंजाब का, तब उन्होंने अपनी तीनों काले कानून वापस लिए और प्रॉमिस किया कि हम स्वामीनाथन कमीशन और एमएसपी का जो है कानून बनाएंगे। अगर 1.5 साल के बाद किसान उसके लिए बाहर निकल रहा है, तो उसमें कौन सी राजनीति होगी सौरभ जी? अभी तो आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। मेरे कहने के पीछे वजह है रोहन जी, मेरे कहने के पीछे वजह सुन लीजिए। मैंने ये बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद कहा, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, वो ये कह रहे हैं हमसे पूछ के किया होता तो बेहतर होता। इन्हीं किसानों के लिए कह रहे हैं, हमसे पूछ के हमारे साथ साझा रणनीति बना के निकले होते तो बेहतर होता। राकेश टिकैत कह रहे हैं अभी हम इनके साथ नहीं है, लेकिन अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। मैंने एक और दूसरे किसान नेता से पूछा कि इसमें कितने संगठन हैं। उन्होंने कहा कि इसमें पिछली बार जितने किसान संगठन थे उससे बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो है ही नहीं इनके साथ। पिछली बार लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा था ना, तो वो संयुक्त किसान मोर्चा आज नहीं है यहां पर। मैंने ये तो नहीं, सुन ले, मैंने ये नहीं कहा कि ये किसान नहीं है, बिल्कुल किसान ही है, हमारे किसान भाई हैं, लेकिन ये चंद किसान नहीं है भाई। अब ऐसे तो सर पूरा भारत ही किसान है, पूरा भारत ही किसान का है। कैद जी अभी तक नहीं है, इसका मतलब देखिए सौरभ जी, मैं मेरी बात को रख दूं, आपने जो कहा बोले। देखिए, लास्ट टाइम भी जब किसानों का आंदोलन हुआ, राकेश टिकैत जी और उसमें चेहरा एक उभर के आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो नहीं है तो किसान सब लोग। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, ये किसानों का मुद्दा है, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, किसी संगठन का मुद्दा नहीं है। और इसीलिए किसान रोड पे आ रहे हैं कि जब उनको लग रहा है कि सरकार ने वादों के वादा, गारंटी देने के बावजूद भी अगर 1.5 साल पुरानी गारंटी को पूरा नहीं किया, तो भरोसा क्यों करेंगे? उसमें राजनीति कौन सी बात है सौरभ जी? हम सबको मिलकर किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। हम सबको मिलकर, आइए अब इस दूसरे मुद्दे पर आते हैं, क्यों इसमें राजनीति है। आप अच्छे पॉइंट पर हमको ले आए। राजनीति इसमें है या नहीं, हमको इसलिए तराशनी पड़ रही है कि ये जो आपने कहा ये वादा खिलाफी है। क्या वादा किया गया था किसानों से? क्या वादा किया गया था कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी का कानून बनाएंगे? मुझे 4 लोग मिले, चारों ने एक बात कही कि हमसे कोई वादा नहीं, सरकार ने कोई वादा नहीं किया। बिल्कुल दूसरी ओर से ये भी बोलने वाले मिलते हैं कि हाँ हमसे कहा गया था। इसी पैनल में सर प्रेसिडेंट इंडियन किसान यूनियन चौधरी रामकुमार वालिया पिछले साल 2021 से लेकर के 2022 सरकार के साथ जितने बातचीत होती थी उसमें ये भी जाते थे, केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत में ये भी मौजूद रहते थे। बताइए मुझे, एमएसपी पर गारंटी का वादा हुआ था क्या? देखिए, ऐसा था कि जब ये आंदोलन चल रहा था, मैं खुद भी आंदोलनकारियों के बीच में गया था। भाई राकेश टिकैत जी से भी बात हुई थी और किसान नेताओं से भी बात हुई थी। तो हमने निरंतर ये प्रयास किया था कि हम ऐसे रास्ते निकालते हैं कि सरकार का भी मान रहे, किसान का भी रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों की समस्या को सुने और उसका निदान करें। हमने लाख कोशिश की कि तीनों कृषि कानून बहुत अच्छे कानून बने हैं, हमारे विशेषज्ञों ने बनाए हैं। किसानों को समझाने की कोशिश की। सुन लीजिए गुप्ता जी, बीच में मत सुन लीजिए।
किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हम अपनी बात में कामयाब नहीं हुए। तो हमने सरकार से कहा, माननीय कृषि मंत्री जी से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि चूंकि हम किसान को कृषि कानूनों के लाभ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर कोरोना भी लग गया था, उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ, और किसानों को कुछ लोगों ने इतना गुमराह कर दिया है कि किसानों को लग रहा है कि अगर ये कृषि कानून लागू हो गए तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारी जमीन छिन जाएगी। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की कि इनको वापस लेने का काम करें। ठीक है, माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया। उसके बाद जहां तक एमएसपी पर कानून बनने की बात है, मैं आपको थोड़ा सा सौरभ जी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं। जब सरकार कोई समर्थन मूल्य घोषित करती है तो वो एक तरह का कानूनी होता है। यदि कोई उस पे अपनी फसल नहीं बेच रहा है वो भी दोषी है, और जो उससे कम में खरीद रहा है वो भी दोषी है। एक बात तो ये है ऑलरेडी। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात ये है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि एमएसपी पर कानून बनेगा। हमारे सामने तो नहीं कहा, यही जानना चाह रहा हूं। हमारे सामने नहीं कहा, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन कोई ऐसा आश्वासन नहीं था कि उस पर यहां आ जाती है। रोहन जी, यहां आपके सवाल का जवाब ठीक है, जवाब दे दूं। जब कह रहे हैं ये आश्वासन ही नहीं था तो वादा खिलाफी कैसे हुई? अगर वालिया जी को 3 काले कानून अच्छे लगे थे, राइट, फिर तो आश्वासन की बात ही कहां रही ना। जब वालिया जी ये कह रहे हैं कि 3 इतने अच्छे काले कानून हम लोग नहीं समझा पाए किसानों को। और मैं सौरभ जी एक सवाल आज देश के सामने आपका, क्योंकि एक बढ़िया शो कहना चाहूंगा कि जिनके लिए काय लॉ बनाया जाता है उसी को फायदे ये समझा नहीं पाते। इन्होंने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो अगर आप किसान कैसे हुए फिर? अगर आप किसानों को ही अपने फायदे नहीं समझा पाए, गुप्ता जी, किसान कैसे हुए? गुप्ता जी, ये विवेक पे सवाल मैं आपको नहीं, मैं गुप्ता जी बता रहा हूं। गुप्ता जी, गुप्ता जी मेरी बात सुन लीजिए। गुप्ता जी, मुझे मेरी बात को खत्म कर दीजिए, बीच में मत बोलिए। चलिए, मेरी बात खत्म करो। मेरा सौरभ जी एक ही चीज कहनी है, इतने हजारों संख्या में किसान रोड पे आ रहे हैं, उनके ऊपर टीयर गैस शेल बॉम्बिंग हो रही है। क्या वो पागल है कि अपना घर छोड़ के रोड पे निकल रहे हैं? क्या हमारे में इतनी संवेदना नहीं है कि हम उनकी बात को समझ पाए? क्या सरकार में इतनी संवेदना नहीं कि 1.5 साल पुरानी बात को आगे लेके कहीं निष्कर्ष पे क्यों किसानों को भी करने पे मजबूर होना पड़ रहा है? और आज हम डिबेट में बैठ कर सवाल पूछ रहे हैं कि उनको वादा नहीं किया गया, इनको ये नहीं है क्या? ये शर्म आनी चाहिए हमको, ये गलत चीज है। मैं आज राजनीतिक तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ सौरभ जी। हमको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए, हमको संवेदनशील होना चाहिए। और जो सरकारी गारंटी की बात करिए, उसके शासन में किसानों को दूसरी बार रोड पे आना पड़ रहा है, उनके लिए शर्म की बात है। आपने आज वादा कर दिया कि हम, और आज आपने ऐलान कर दिया कि आप लोग सत्ता में आए तो आप ये एमएसपी का कानून बना देंगे। ये भी आपको आज ही सूझा जब दिखा कि रोड पर किसान निकले हुए हैं? बिल्कुल नहीं, आज कैसे सूझे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आज ही ऐलान किया ना आपने। चल रहे, बिल्कुल नहीं। हमको जब लगा, हमने तब भी, जब किसान आंदोलन की बात चल रही थी तब भी हमारी यही डिमांड थी कि 3 काले कानून वापस हो और एमएसपी का बोल बने। आज हमको जब लगता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा में हमको किसानों के बारे में कुछ कॉन्क्रीट करना चाहिए, उसमें आज दिन सूझने की कौन सी बात है? हम तो डे 1 से 3 काले कानून का विरोध कर रहे थे। हम तो डे 1 से कह रहे हैं सरकार को, आप जो वादे किए 1.5 साल से उसको पूरा कीजिए। राहुल गांधी जी ने कम से कम 10 बार 1.5 साल में कहा है कि आपके वादे अभी तक क्यों पूरे नहीं कर रहे हैं। ये तो सरकार को समझना है। अगर सरकार संवेदनशील, इसके पीछे का पूरा गणित, वित्तीय गणित आपने समझ लिया है ना, जो आपने वादा किया है। इसके ये फीजिबल है, कितना, इसके लिए कितना रुपया लगेगा, कैसे होगा, सब आप लोग कर चुके हैं ना इसके पीछे मैथ्स। मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। जो 11 लाख करोड़ अपने सूट बूट के साथियों के माफ किए थे, अगर उसमें से थोड़ी सी भी पैसे यहाँ पे ले आएंगे तो आपके सामने गणित विज्ञान सब कुछ आपके सामने, अरिथमेटिक आपके सामने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहले तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि भाई सरकार ने ऐसा वादा किया भी था, जो ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हो गई इसलिए हम सामने आए हैं। अब इस क्लियर कर दिया वालिया साहब ने कि ऐसी सरकार की तरफ से तो कोई आश्वासन की बात नहीं थी। देखिए सौरभ जी, मैं तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि अब ये बहस तो जिस तरफ गई है उसमें 2-3 बातें पहले मैं रख लूं, उसके बाद फिर इस बात को मैं कहूंगा। देखिए, ये कोई भी समझदार सरकार ये वादा कर ही नहीं सकती। इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार भी समझदार रही होगी। अगर वो नासमझ रही होती या उसकी समझदारी ज्यादा रही होती तो आज हम लोग ये बात न कर रहे होते। कांग्रेस सरकार ने इस वादे को पूरा कर दिया होता। अब नेहरू जी कम समझदार थे या इंदिरा जी कम समझदार थी, राजीव जी कम समझदार थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कम समझदार थे, या कौन कम समझदार था? आप तो भाजपा इसका मतलब ये हुआ, बात कर रहे हैं। रोहन जी बीच में नहीं, ये बीच में बोलने से बचते हैं, इससे आपका अज्ञान जाहिर होगा, ज्ञान नहीं जाहिर होगा। जब हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर हमको बातचीत करनी है, सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा कि हम ये कमेटी बनाते हैं
किसानों के हित में सबसे बेहतर जो होगा हम वो सामने लाएंगे। कौन तय करेगा इसे तय करने वाले वो लोग हो सकते हैं जो खेती किसानी में बरसों बरस काम कर रहे हों। ऐसे 4 लोगों की कमेटी पहले सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई थी, लेकिन पंजाब के भूपिंदर सिंह मान साहब को पंजाब के लोगों के दबाव की वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि किसान नेता उनके साथ बात करने को तैयार नहीं थे। कहे हम आपके साथ बैठेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति 84-85 वर्ष का व्यक्ति जो सारा जीवन जिन्होंने किसान हितों के लिए किया, और वो एक बात और मैं बता दूं, वो बाकायदा राज्यसभा सदस्य रहे, और जाहिर है कि वो राज्यसभा सदस्य तब उनको भाजपा ने नहीं, कांग्रेस के समय में वो रहे, वो उनको भी सुनने को तैयार। उसके आगे आप अभी की जब ये सरकार कमेटी बनाती है तो उस कमेटी में जो एमएसपी के लिए किसान प्रतिनिधि आने थे, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, उन किसान प्रतिनिधियों ने एमएसपी कमेटी की मीटिंग में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। ये 2 तथ्य। अब तीसरा जरूरी तथ्य, नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले एमएसपी पर कांग्रेस की यूपीए सरकार अधिकतम खरीदती थी। एक मिनट त्रिपाठी जी, 1 मिनट। जो आपने पॉइंट बोला बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा दोहराइए इसको। सरकार ने जो कमेटी बनाई एमएसपी पर आंदोलन के बाद, उसमें किसान के नुमाइंदे कभी गए ही नहीं। नहीं, कभी नहीं गए। इन लोगों ने कहा कि जो हम कहते हैं वो मानो, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ये इसको समझिए आप। और ये जो फूट पड़ी है उसके पीछे बड़ी वजह यही है। ये दरअसल जो जिसको कहते हैं ना भाई आप कहीं तो आएंगे ना, कोई एक जगह होगी। और अब इसके आगे वाला आंकड़ा भी 1 लाख करोड़ का खरीद करती थी यूपीए सरकार। ये सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर किसानों से खरीदती है, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, तो राहुल गांधी तो इस वक्त हताशा निराशा में कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो कहिए तो कुछ और चांद तारे तोड़ लाना हो तो वो भी कह देंगे। लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि आज की तारीख में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो अभी 11,11,000 करोड़ का हुआ, ये कह रहे हैं कि 18-20 लाख करोड़ का तो हम एमएसपी पे खरीद लेंगे। यानी अस्पताल नहीं बनेगा, विद्यालय नहीं बनेगा, सड़क नहीं बनेगी, पुल नहीं बनेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है राजनीति में लोग कहां तक जाएंगे, ठीक है सर, किस तरह की भड़काऊ काम करेंगे। ये विचित्र सर। अच्छा सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन हमारे 3 साथी जो हैं, मैं अब तक उनके विचार नहीं जान पाया हूं, उनके साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये किसान क्यों निकलने को मजबूर हुए। इनको बताया गया है कि आपसे सरकार का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने कभी ऐसा वादा किया ही नहीं था। दूसरी ओर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस बात की मांग की जा रही है वो कभी कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार, वो दिया ही नहीं जा सकता है। वो इतनी इम्प्रैक्टिकल बात है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और इस वक्त दिल्ली की ओर कूच करते हुए किसानों को रोकने के लिए हरियाणा की पुलिस डटी हुई है। दूसरी तरफ आमादा है किसान भी किसी भी सूरत में दिल्ली के पास पहुंचकर रहेंगे। लेकिन हरियाणा पुलिस ने फिलहाल उन जत्थों को रोका हुआ है। कब तक रोक पाएंगे ये सवाल है, और क्या ये वापस जाएंगे? फिलहाल तो ऐसा दिखता नहीं है। मेहमानों के पास हम चलते हैं सीधे। घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आप तो इकोनॉमिक्स भी समझते हैं और एग्री इकोनॉमिक्स भी समझते हैं। इसमें 2 हिस्से हैं कि एक तो जो सरकार के साथ आंदोलन के वक्त बातचीत हुई, और जब किसान उठ गए, मान ली सरकार ने कुछ बातें मान ली थी और कुछ पर आश्वासन दिया था, क्या उस पर वादा खिलाफी हुई है, पार्ट ए। और दूसरा जो किसान चाह रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक है, दिया जा सकता है? नमस्कार सौरभ जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। 3 बातें जो इस बहस में आई। पहली बात, जो आपका टाइटल है, मोदी विरोधी मैदान से भागे किसानों को कर दिया आगे। एक सरकार जो हवा से आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, जो किसान जमीन में बीज बोकर पूरे देश का अन्नदाता बनता है, उस किसान के आगे जमीन पर कंक्रीट डाल करके उस पे नुकीले कील डाल रही है। उनके सामने उन्हीं किसान परिवार से आने वाले पुलिस के जवानों को रख रही है। तो इसका टाइटल थोड़ा बदलना चाहिए, किसान विरोधी देश से भागे और मीडिया को कर दिया आगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूं मीडिया को कर दिया आगे? इस बहस में बीजेपी का कोई नहीं है। सही बात है, गलत बात है, क्योंकि ये जो राम कुमार वालिया जी हैं, ये तो बीजेपी के सदस्य हैं 2020 से। किसान आंदोलन के खिलाफ लगातार खड़े रहे। तो आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के साथ खड़े रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े रहे। 700 किसान शहीद हो गए। इन लोगों के आंख में आंसू नहीं आया, दिल पे एक जरा सा पसीजा नहीं। ये लोग किसान के आंदोलन के खिलाफ हमेशा थे, किसान के खिलाफ थे। अब आपके सवाल पे आते हैं, व्यवहारिक। इस देश में एक आदमी कहता है हर परिवार, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे,
उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बनता है, आलिशान बंगले में रहता है, आलिशान गाड़ियों से घूमता है, आलिशान सूट पहनता है और आलिशान पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ 14,56,225 करोड़ एनपीए का राइट ऑफ कर देता है। वो व्यक्ति आज देश से बाहर है। इस देश में एक व्यक्ति कहता है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। क्या वो व्यवहारिक था? वो व्यक्ति वोट लेने के लिए कहता है कि हम किसान के लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा देंगे। क्या वो जायज था? इस पैनल पे कोई बता दे कि इस देश का कृषि मंत्री कौन है। मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, अगर बिना गूगल सर्च किए हुए आप ये बता दें, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, ग्रेजुएट होंगे, आप स्वयं पढ़े लिखे होंगे, आप बिना गूगल सर्च किए बता दें देश का कृषि मंत्री कौन है। देश को पता ही नहीं कृषि मंत्री कौन है, क्योंकि कृषि मंत्री ने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। इस देश में पार्ट टाइम कृषि मंत्री है जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री महत्व नहीं रखता। तो किससे बात करेंगे? जो कॉमर्स मिनिस्टर उनसे बात करेंगे। जब कृषि कानून आए तो यहां पे सब बताएंगे कि इस किसानों की सहमति से आए थे। मीडिया ने छापा कि भाई वो तो कहीं अडानी जी की उसमें सहयोगी थी, कहीं कोई एनआरआई बिजनेसमैन था, और वहां रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर की हैसियत से कह रहे थे कि हमने 1 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लिए। इस सरकार की धोखाधड़ी कब समाप्त होगी? क्या आप कह रहे हैं इस किसान को, इस सरकार को किसान के मुद्दों से सरोकार ही नहीं है, ये कह रहे हैं? सरोकार है, देखिए बिल्कुल सरोकार है। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि बाकी सरकारें समझदार नहीं थी। ये सरकार समझदार है। कृषि मंत्री का आता पता नहीं, प्रधानमंत्री का आता पता नहीं, और किसानों पे गोली चला रहे हैं, रिपोर्टर्स पे गोली चला रहे हैं। उसके बाद मीडिया में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन का आता पता नहीं, और विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके चलते किसान आए हैं। अरे भाई, जिस अन्नदाता के पांव के नीचे आप कीले गाड़ रहे हैं वो आपकी सरकार की ताबूत ठोक देगा। ये आप अपनी सरकार, अपने अहंकार को दिखा रहे हैं। जिस दिन आपकी तानाशाही खत्म होगी, ये अन्नदाता आपका दाना पानी खत्म कर देगा। और राम कुमार वालिया जी को माफी मांगनी चाहिए किसानों से कि इस तरीके से भेष बदल के बीजेपी के होते हुए भी वो स्वयं को किसान नेता कह रहे हैं। नहीं, इसमें इन्होंने कोई भेष नहीं बदला। ये मुझे बता सुन लीजिए, ये मुझे बता चुके हैं। त्रिपाठी जी को मैं इनका जवाब दे दूं। पहले त्रिपाठी जी YouTube पे, गूगल पे देख लीजिए, इंडियन किसान यूनियन कितना बड़ा संगठन है। घनश्याम जी, और आप जो है जहां पे और किसानों का कोई है नहीं, वहां भी इंडियन किसान यूनियन गठित है। 1 लाख सदस्य तेलंगाना में है, 50,000 सदस्य झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, पूरे देश के अंदर ये संगठन बना हुआ है। लेकिन हम किसानों को गुमराह नहीं करते आपकी तरह। आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्रों के पास कोई रास्ता नहीं है। जितने आंदोलन कर रहे हैं ये अधिकतर पंजाब से आए हैं, और इनको मैं स्पष्ट रूप तौर पर कहना चाहता हूं, हमारे आम आदमी पार्टी के लोग उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे सीधे सीधे किसानों को आम आदमी पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं। आपकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। सौरभ जी, नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं। एक सेकंड, आपने कहा सपा और आपके नेता बरगला रहे हैं। बिल्कुल बरगला रहे हैं किसानों को। ठीक है, पासी साहब जवाब दें। पासी साहब, देखिए सौरभ जी, इनकी चेहरे की क्या मैं बात करूं। वालिया जी ये खुद मान के गए हैं कि ये कृषि कानूनों के हक में थे, ये किसानों को समझा रहे थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अमेंड किया गया था कृषि कानूनों के तहत। इनको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में क्या था कि जिसके फॉरेन लिंक है वो चाहे जितनी मर्जी स्टोरेज कर सकता है। यह था सेल्स ऑफ गुड, ये थे कृषि कानून। और किसान जो आप कह रहे हो ना, लाखों किसान सड़कों पे बैठे रहे, कहते जी हमने मोदी जी को समझाया कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं कृषि कानूनों को, वापस ले लीजिए, और उन्होंने हमारे कहने से वापस ले लिए। तो वालिया जी ये साबित करता है कि मोदी जी ने आप लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि जो ये किसान विरोधी कानून है उनको लागू करवाने का काम आप लोग कर रहे थे। लेकिन 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद आपको याद आया कि ये वापस करवाने चाहिए। आप किसान हित होने की बात कर रहे हो, आप बीजेपी का चेहरा हो असल में। दूसरी बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, हमने, हमारे भगवंत मान जी ने पहल की, केंद्रीय मंत्री को बुलाया, केंद्र से टीम बुलाई, दोनों पक्षों को, किसानों को भी, केंद्रीय मंत्रियों को भी पूरा सौहार्दपूर्ण माहौल दिया कि बैठ के इस मसले का हल करो, आंदोलन की तरफ ना जाओ। ये हमारी सरकार की पहल थी। अगर हमने राजनीति नहीं की, हमने इस आंदोलन। पासी साहब, एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए, फिर आप अपनी बात आगे कहिएगा। आपने इनके ऊपर तोहमत लगाई कि ये तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। इन्होंने खुद माना, मैंने नहीं कहा। और आपने कहा कि इनको तो ड्यूटी दी गई थी। अगर हम किसानों को समझा रहे हैं
तो ये हम जो है एजेंट हो गए। और अगर इनको काम दिया गया था कि ये और आप कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाएं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई किसान उसको सरकार की नीति अच्छी लगती है तो क्या वो किसान नहीं रह जाता? आज के आपके डिक्शनरी में वो किसान नहीं रह जाएगा। किसी किसान को ये हक नहीं है कि वो सरकार की नीति अगर उसको पसंद आ रही है तो वो उसको कह सके, क्योंकि वो कहते ही एंटी किसान डिक्लेयर हो जाएगा। पॉइंट एक। और आपने कहा ये तो बीजेपी का चेहरा है, तो आज बीजेपी के साथ जुड़ने से कोई इंसान भी नहीं रह जाता क्या? कुछ और हो जाता है, एलियन हो जाता है क्या? सौरभ जी तो लिखवा दीजिए ना, तो क्लियर करें ना कि हम तो बीजेपी के पक्ष में बोलने आए हैं। 2 बुलारे तो लगातार बीजेपी के पक्ष में बोल रहे, तो मानिए ना कि हम बीजेपी के पक्ष में बोलने आए हैं। एक चीज बताइए मुझे, लाखों की गिनती में किसान वहां पे आंदोलन के लिए आ रहा है कि क्या वो किसान नेता के बगैर आ रहा है? क्या जो अब आंदोलन के लिए आ रहे हैं वो किसान नेता नहीं है जिनके पीछे लाखों किसान आ रहे हैं? दूसरी चीज, इन्होंने एमएसपी की बात करी कि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई, तो फिर कमेटी किस लिए बनाई गई थी? कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया? एग्जैक्टली, एक मिनट, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो कमेटी किस लिए बनी थी ये क्लियर होना चाहिए। मैं बता देता हूं। मान साहब, रमनीक मान साहब, मान साहब, वो कमेटी किस लिए बनी थी जिसमें कहा गया था कि इस पर एमएसपी पर भी बात होगी? क्या उसमें ये कहा था कि ये एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बना रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो मांग की जा रही है वो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे मांग की जा रही है। और जितनी किसान जथेबंदियां हैं जिनमें से खुद उन्होंने ऐलानिया तौर पे बताया है कि पंजाब से 10, हरियाणा से 6, उत्तर प्रदेश से 5, बिहार से 5, केरला से 17, तमिलनाडु से 22, पौंडीचेरी से 5 और राजस्थान से 6, कुल 76 जथेबंदियां जो है वो इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। और मैं आपको वाज़ेह बता देना चाहता हूं, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था उसमें 580 से अधिक किसान जथेबंदियां उसमें शुमार थी। और अभी जो आज ये बात की जा रही है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ सुन के कि अगर एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी तो 2006 से लेकर 2014 तक 8 साल तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही? उस वक्त क्यों नहीं ये मुजाहरे हुए? उस वक्त क्यों नहीं ये आंदोलन हुए? उनके समय में इसलिए नहीं हुए क्योंकि अब करवाने वाले ही हैं। पिछली बार भी जब आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन जो 18 महीने चले, उसके अंदर भी इनका हाथ समर्थन था। और मैं वाज़ेह बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अभी हमारे साथ पासी साहब हैं जो आम आदमी पार्टी में शासन कर रहे हैं, पंजाब के अंदर शासन कर रहे हैं। जब किसानों ने अपनी मांगे की संगरूर के अंदर, जब माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के घर के बाहर वहां पे लाठियां बांधी, इन्होंने गोलियां चलाई, वहां पे एक किसान की मृत्यु भी हुई। आज ये सब जो जाहिर कर रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर कहीं कांटे तार लगी है क्या? राजस्थान से बॉर्डर के ऊपर कहीं कांटा तार लगी है क्या? कहीं पे नहीं है ऐसा। क्यों? आप निरंतर मुसलसल जो है वो पंजाब को जलाने का काम कर रहे हैं। आप पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर एक अनारजकता का जो माहौल है वो पैदा कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि अगर एमएसपी के ऊपर कोई गारंटी दी गई थी तो वो लिखित में होनी चाहिए, वो दिखा दीजिए, सरकार को झूठा साबित कर। एक बात। दूसरी बात, अगर एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनी, उसके अंदर ये जो 580 से अधिक किसान जथेबंदियां जो उस वक्त 18 महीने आंदोलन में बैठी रही हैं, जो आज 76 जथेबंदियां हैं, वो दिखा दें कि हम एक दिन जाके उस एमएसपी की मीटिंग के अंदर हाजिर हुए। मसला ये है कि माई वे और दी हाईवे, हाईवे का मतलब ये नहीं कि हाईवे के ऊपर आप चढ़ जाइए, हाईवे का मतलब है बंद करेंगे रास्ते। मसला सिर्फ ये है कि आप बैठ के स्वार्थपूर्ण माहौल के अंदर बात कर लीजिए, आपकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। और जो कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि स्टेट सब्जेक्ट भी है, सेंट्रल सब्जेक्ट भी है। फिर अभी हरियाणा में देख लीजिए, गन्ने के ऊपर नहीं, फिर अब मेरा सवाल यहां से आ रहा है मान साहब, आपने ये साफ किया कि पिछली बार 580 संगठनों के लोग थे, इस बार केवल 76 संगठनों के लोग हैं। इनको कौन कर रहा है आगे? बाकी लोग क्यों नहीं आए? वो सारे बड़े लोग जो उस वक्त थे, हम तो चेहरे याद हो गए थे सबके, चड़ूनी साहब और बहुत सारे लोग थे, वो कहाँ है? पहली बात तो ये है कि जो पिछली बार किसान आंदोलन के जो मुख्य चेहरे थे, चाहे उसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी की बात कर लीजिए, चाहे आप राकेश बालियान टिकैत की बात कर लीजिए, नरेश टिकैत की बात कर लीजिए, उन सब ने कहा है कि भैया हम आपका समर्थन करते हैं यदि आपने हमारे से सलाह की होती। इसका अर्थ यह है कि अगर अधिकांश जथेबंदियां इसके अंदर नहीं है और केवल चिन्हित और गिनी चुनी जथेबंदियां इसके अंदर है, तो आप पहले ये वेरीफाई कीजिए कि मोटिव क्या है इसका। और सरकार को अगर घेरना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आपने प्रेशराइज करके अपनी बात मनवानी है तो जब मीटिंग होती है,
जब एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर मीटिंग होती है तो आप उस मीटिंग के अंदर बैठ के अपनी बात क्यों नहीं करते? आप ये चूज क्यों करते हैं कि हमने हर बार आंदोलन का रास्ता अपनाना है? 1952 के अंदर भी चौधरी चरण सिंह ने आंदोलन किया था, पर उपद्रव नहीं मचाया था, तोड़फोड़ नहीं की थी, इस तरह से आंसू गैस के गोले नहीं चले थे, स्वादपूर्ण माहौल के अंदर बैठ के बात हुई थी और उन बातों को माना गया था। और जो जायज मांगे हैं सौरभ, वो तो मानी जाएंगी। क्या इसके पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपको लगता है? क्या जी? आम आदमी पार्टी की सरकार का सपोर्ट है इसके पीछे पंजाब में? सपोर्ट अपने स्टेट में तो जूते मारते हैं ये। पूछो ना इनको, एक व्यक्ति मारा, एक किसान मारा गया, नहीं कि मारा गया है? पूछिए इनको, ये तो बार बार गिरवाते हैं। संगरूर में जब लाठियां मांजी, इन्होंने किसको छोड़ा? टीचरों को मारते हैं, हमारी नहीं। अब जब ये किसान पंजाब से होकर हरियाणा जा रहे थे तब इनके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया। देखिए, बात वही है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने स्टेट के अंदर कंट्रोल कीजिए, आप दूसरी स्टेट के ऊपर जिम्मेवारी क्यों डालते हैं? मैं आप अब जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं दिल्ली में आकर के, जंतर मंतर पर करते हैं या रामलीला मैदान बुक कर लेते हैं? आप लोग जाइए वहां पर, जंतर मंतर पर जाइए, रामलीला मैदान लीजिए, 5 लाख लोग लाइए, दिक्कत नहीं होती, अभी भी होती है वहां, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, वहां जाकर के बैठिए। जब जोरी है सरकार को, आप बंद करते हैं सड़कें, नोटिस भेज दिए, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं बच्चों के, अब देखिए उनके साथ क्या होगा। एक कमेंट, रोहन गुप्ता जी, हरियाणा का किसान भी आ रहा है और हरियाणा सरकार उनको रोक रही है, उनके ऊपर आंसू गैस लगातार। टाइम बिल्कुल ओवर हो गया सर, गागर पे सागर भरिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्लीज, 10 सेकेंड है बस। नहीं, सिर्फ थोड़ा सा 10 सेकेंड हर्षवर्धन जी, या तो लेबल लगा लीजिए यहाँ पे। किसी पार्टी के इतनी कहते हैं ना, उसके ईगो मसाजिंग का नहीं है। मैं फैक्ट्स मैंने रखे हैं, जितनी बातें कही दर्शक उसको सर्च करके खोज करके देख ले। रोहन गुप्ता शर्म या बेशर्म खुद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, उम्मीद तो करते हैं कि मामला जल्द सुलझे, लेकिन आसार ऐसे दिख नहीं रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना ही। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रमनीक मान साहब, चौधरी रामकुमार वालिया जी, घनश्याम तिवारी जी, रोहन गुप्ता जी, विक्रमजीत सिंह पासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका।